हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर आवारा में स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम आप एग्रोनॉमी के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशनों में पूछे जाते हैं और आगे अन्य कंपटीशनों में पूछे जाने की संभावना है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान के पिता कौन है। पहला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान के पिता कौन है। तो इसका जो आंसर है पेट्रो डी क्रिस्सन जी को सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक धान उगाया जाता है। तो आप लोगों को पता है भारत में सबसे अधिक धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की सीधी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो सीधी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति हमारा साकेत है। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धान के लिए उपयुक्त प्रजाति सुगंधित धान की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो ये जो N10B और बासमती, ये दोनों क्या हैं, धान की सुगंधित प्रजाति हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की सीधी बुआई के लिए कितने किग्रा बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो 60 से 90 kg बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसको आप याद रखेंगे, 60 to 90 kg सीड पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, धान का झोंका रोग किसके कारण होता है। तो जो झोंका रोग है वो कवक के द्वारा होता है, फंगस। आप लोग जानते होंगे जिसका नाम है पारिकुलेरिया ओराजी। पारिकुलेरिया ओराजी नामक कवक से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, धान का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है। तो हानिकारक कीट की अगर हम बात करें तो धान का सबसे हानिकारक कीट है सैनिक कीट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऊसर भूमि में धान के पौध की संख्या रखी जाती है। तो अगर ऊसर भूमि होता है तो धान के जो पौध है उसकी संख्या कम रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा N2 को अमोनिया के रूप में लेता है। तो इसको आप याद रखेंगे, N2 जो धान है, धान नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, धान के खेत में पानी रहने से किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो अगर धान के खेत में पानी की अधिकता है तो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, धान में चावल लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो इसमें धान में चावल की मात्रा पूछा है तो इस लगभग 70%, 66 to 70% धान में चावल की मात्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। तो ये आपको मालूम है, भारतवर्ष में अगर हम सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का होता है और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, पंजाब का पहला स्थान है। उसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं, बौना गेहूं का पितामह किसे कहा जाता है। बौने गेहूं, फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट। तो इसका जो आंसर है डॉक्टर एनी बोरलॉग, पी ऑप्शन सही है। अगला, गेहूं की के 65, के 68 और सी 306 किस दशा में उगाए जाने के लिए उपयुक्त है। तो इसको आप याद रखेंगे, जो तीनों वैरायटी यहाँ पे दी गई है ये असिंचित दशा के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटियाँ हैं। अगला है, पश्चिमी यूपी में गेहूं की देरी से बुआई के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, SD 2285 जो है सबसे उपयुक्त प्रजाति है जो पश्चिमी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में खेती करते हैं जिसकी। अगला, बुंदेलखंड में असिंचित दशा में उगाने के लिए कौन सी प्रजाति सबसे प्रचलित है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर DAC है, HD 2285। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देरी से बुआई करने में गेहूं की बीज दर कितनी रखते हैं। तो अगर हम लोग गेहूं की बुआई करने हैं तो सामान्य से 25% अधिक से, अगर हम बुआई देरी से कर रहे हैं तो सामान्य से जितना गेहूं की बुआई का बीज दर है सामान्य रूप में, नॉर्मल कंडीशन में, उसे क्या करते हैं हम 25% बढ़ा देते हैं। सपोज करिए अगर 100 kg सीड की आवश्यकता है तो अगर हम देर से बुआई करते हैं तो 125 kg सीड हमको लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र में गेहूं की बीज दर कितनी रखते हैं। तो देखिए, अगर असिंचित दशा है तो आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ये असिंचित दशा की बात कर रहा है। अगर असिंचित दशा है तो गेहूं का जो सीड रेट है असिंचित दशा के लिए, और क्वेश्चन नंबर 18 है, असिंचित दशा के लिए अगर हम बुआई करते हैं तो लगभग 90 से 100 kg बीज की बुआई करते हैं। अगला है, सिंचित दशा के लिए अगर हम सिंचित दशा की बुआई करनी है तो हमको
80 से 90 kg सीट की आवश्यकता पड़ती है। जनरली अगर क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल कंडीशन में कितनी सीट की आवश्यकता पड़ती है, तो नॉर्मल कंडीशन में 100 kg सीट पर हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं की लगती है। अगला गेहूं, बौने गेहूं के प्रांकुर की औसत लंबाई कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें प्रांकुर मीन्स कोलियो राजा की बात किया हुआ है, कोलियोटाइल की बात किया हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसको कहा जाता है कि बोनी प्रजाति जो होती है उनको 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। तो उसका क्योंकि प्रांकुर की जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर ही होती है, इसलिए इनको ज़्यादा गहराई पर नहीं बोते हैं। अगला, गेहूँ की बुआई के लिए उचित तापमान होता है। गेहूँ की बुआई के लिए उचित तापमान का मतलब उसके अंकुरण के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU में कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है 24 से 26%। इसको आप याद रखेंगे, 24 से 26% इसके अनुसार है। और लगभग 20 से 24% जर्मिनेटिंग परसेंटेज होता है, आपको याद रखना चाहिए। 20 से 24 डिग्री सेल्सियस गेहूं का जो जर्मिनेटिंग टेम्परेचर होता है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, बौने गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौने गेहूं में अगर हम बौने गेहूं की खेती किए तो पहली सिंचाई बुआई के 21 दिन के बाद करते हैं। गेहूँ में नॉर्मली जब पहली सिंचाई करते हैं तो बुआई के 21 दिन के बाद करते हैं। किस स्टेज पे, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिक N2 देने में गेहूं के दानों का आकार होता है। आप इसको याद रखेंगे, अगर नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग अधिक कर देते हैं तो जो गेहूं का आकार होता है, अधिक नाइट्रोजन में गेहूं के आकार घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो इसको आप याद रखेंगे, गेहूं का सबसे प्रमुख खरपतवार है। प्रमुख खरपतवार की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है, फेलेरिस माइनर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में आइसोप्रोट्रान दवा का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है। तो आइसोप्रोट्रान आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार का खरपतवार है। तो आइसोप्रोट्रान का प्रयोग हम लोग अब जनरली जो हमारे खेत में खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्रान का प्रयोग करते हैं। खरपतवारों को नष्ट किया जाता है आइसोप्रोट्रान के द्वारा, इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। प्रोडक्टिविटी में भी महाराष्ट्र का पहला स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सूखा क्षेत्र के लिए गन्ने की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो अगर शुष्क दशा में हम गन्ने की खेती करते हैं तो ये जो तीनों प्रजातियाँ लिखी गई हैं शुष्क दशा के लिए, सूखे क्षेत्र के लिए COS 510, COS 167 और CO 997, ये तीनों प्रजातियाँ जो है इम्पोर्टेंट हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में गन्ने की अच्छी उपज लेने के लिए कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम तराई क्षेत्र में गन्ने की बुआई किए हैं तो उससे उपज लेने के, आप जानते हैं गन्ने का जो क्षेत्रफल है जनरली तराई क्षेत्र में ज़्यादा गन्ने की खेती होती है क्योंकि वहाँ पे पानी की अधिक उपलब्धता होती है। और गन्ने को 92% एरिया जो है, जैसे गन्ने का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 92% क्या है, सिंचित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गन्ना पकने की जाँच के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने में कितना प्रतिशत चीनी होता है। तो गन्ने में लगभग 10 से 12% याद रखिएगा चीनी की मात्रा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में गन्ने का प्रमुख रोग कौन सा है। आप लोग सभी जानते होंगे, तना बेधक, पत्ती बेधक, पायरिल्ला और उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रमुख कीटों में बात करते हैं तो ये तो तीनों लगभग लगते हैं, लेकिन इसमें प्रमुख कीट की बात किया गया है तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में आलू का मूल स्थान है। तो आलू का मूल स्थान आपको मालूम ही होगा, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न में आलू का मूल स्थान है तो साउथ अमेरिका है। तो इसमें चिली दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 32 का डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आलू कहाँ उगाया जाता है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। तो आपको मालूम है अगर भारत में देखें तो सर्वाधिक आलू का उत्पादन यूपी में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बुआई के लिए आलू के बीज का उपयुक्त आकार व्यास कितना होना चाहिए। देखिए ये एक्चुअली सेंटीमीटर में दिया गया है इसका 34 का, तो 34 का जो सी ऑप्शन है, ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर सही है, 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आलू भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भंडारण का टेम्परेचर बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। तो आलू का जो भंडारण टेम्परेचर है वो कितना है, वो 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। आलू भंडारण के लिए कितने प्रतिशत आर्द्रता होनी चाहिए। तो आलू भंडारण के लिए जो आर्द्रता होनी चाहिए वो आपका लगभग 90 to 95% आर्द्रता होनी चाहिए। 36 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आलू की प्रमुख बीमारी कौन सी है। आप लोगों को मालूम है झुलसा रोग, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ये आलू की प्रमुख रोग है और इनमें से लेट ब्लाइट सबसे ज़्यादा प्रमुख रोग है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आलू की बीज दर कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये जनरली 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर आलू की बीज दर होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में गन्ने की बीज दर कितनी रखते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, गन्ने की बीज दर की अगर हम बात करें तो लगभग, इसमें ऑप्शन में कोई है नहीं, सारे के सारे गलत हैं, लगभग 70 से 80 मीन्स लगभग आप याद रखेंगे 70 to 80 टन, 70 to 80 कुंटल पर हेक्टेयर सीड लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में बरसीम की बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो 25 से 30 केजी रखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है 25 से 30 केजी, 22 से 25 केजी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में बरसीम का प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो कॉशनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरसीम का प्रमुख खरपतवार कौन सा है, कॉशनी है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है, सबको मालूम है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गन्ने का मूल स्थान। तो गन्ने का मूल स्थान आप लोग जानते ही हैं, इसमें एक्चुअली गन्ने की मूल स्थान को लेकर काफ़ी वो है, तो हम इसमें दोनों सही करते हैं। कुछ लोग भारत मानते हैं, कुछ क्यूबा मानते हैं। न्यू गिनिया, वैसे जनरली न्यू गिनिया गन्ने का उत्पत्ति स्थान है। मूंगफली की सीधी गुच्छेदार प्रजाति की बीज दर कितनी किलोग्राम पर हेक्टेयर है, इसको आप याद रखेंगे 90 से 100 किलोग्राम इसका बीज दर होता है। मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा है, वाइट बग, जिसको हम लोग कहते हैं गंधी बग। तो इसका मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा गंधी बग हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का प्रमुख कीट हो गया। मूंगफली में सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो मूंगफली में सिंचाई की आवश्यकता का जो समय है वो कब होती है, गुटी निकलते समय, इसको आप याद रखेंगे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जब हमारे पीक बनते हैं उस समय मूंगफली में सिंचाई करते हैं, क्योंकि उस समय नमी होना ज़रूरी होता है। अगला, मूंगफली में कितने प्रतिशत दाना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। तो लगभग 50 से 60%, लगभग 75% के आसपास मूंगफली में दाना होता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत तेल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, लगभग 48 से 50% इसमें तेल की मात्रा होती है मूंगफली में, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, देरी से बुआई के लिए चने की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। तो आप इसको याद रखेंगे, अगर हम देरी से बुआई करते हैं तो चने की जो उपयुक्त प्रजाति है KWR 108 है, इसको आप याद रखेंगे। छोले बनाने के लिए चने की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, तो K468, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। K468 और KAK2, ये दोनों जो है प्रजातियाँ छोले बनाने के लिए उपयुक्त हैं। इन दोनों में अगर बात करें तो KAK2 की जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कपास के बीज और रेशा अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम इसके बीज की बुआई करते हैं तो इसको हम डिफेंजिंग करते हैं, जो कि H2SO4 से करते हैं। कपास के बीज में कितने प्रतिशत तेल होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। लगभग 14 से 18% तेल कपास के बीज में होता है। कपास में कितने प्रतिशत रुई होती है? तो इसको आप याद रखेंगे। कपास में रुई की मात्रा लगभग 30 से 35% होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिगरेट तंबाकू की खेती कहाँ होती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सहारनपुर में सिगरेट तंबाकू की खेती उत्तर प्रदेश में होती है। इनमें सबसे अधिक निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो इसको आप याद रखेंगे। हुक्का तंबाकू में निकोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के पौध क्षेत्र में लगने वाला रोग कौन सा है? तो तंबाकू में या कोई भी पौध, अगर नर्सरी की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसको आप याद रखेंगे। नर्सरी की अगर जहाँ पे बात हुई है तो वहाँ पे डंपिंग ऑफ हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे, डंपिंग ऑफ लग जाता है। बीड़ी तंबाकू में निकोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो अगर हम बीड़ी तंबाकू की बात करें तो बीड़ी तंबाकू में लगभग 6% के आसपास निकोटीन की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से मक्का की शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है? इसको भी आप याद रखेंगे। इसका आंसर है शीघ्र पकने वाली जो प्रजाति है वो मतलब जल्दी पकने वाली प्रजाति है कंचन। नदियों के क्षेत्र में उगाने के लिए मक्का की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? इसको भी आप याद रखेंगे। दियारा 3। आप लोग जानते हैं नदिया का जो क्षेत्र होता है उसी के नाम पे उसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र उसको दियारा कहते हैं और उसी के नाम पे मक्का निकाली गई है जिसका नाम है दियारा 3। ये नदियों के क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरे भुट्टे के लिए मक्का की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? तो इसको आप याद रखेंगे। हरे भुट्टे के लिए मक्के की जो प्रजाति उपलब्ध है वो कौन सी है? उपरोक्त दोनों श्वेता और गंगा सफ़ेद 2 हरे भुट्टे के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट श्वेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। संकर मक्का के पौधे की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। 1,66,000। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जायद की अपेक्षा रबी की मक्का उपज देती है? तो देखिए जायद कम देगी क्योंकि जायद में ज़्यादा मक्का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जायद की अपेक्षा रबी की मक्का उपज कम देती है। ठीक है, 63। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रबी की मक्का के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो रबी की अगर हम रबी मक्का की बात करें तो इसके लिए जो संकर प्रजातियाँ होती हैं वो सबसे उपयुक्त होती हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 है, बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जुलाई के आसपास बाजरे की बुआई करते हैं, आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की देसी उन्नतशील प्रजाति कौन सी है? इसमें बाजरे की देसी प्रजाति की बात कही गई है तो इसको आप याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी बाजरे की देसी उन्नतशील प्रजाति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संकर ज्वार की सर्वप्रथम विकसित की गई प्रजाति कौन सी है? संकर ज्वार CSH1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकर ज्वार की संकर प्रजाति पकने में कितना समय लेती है? तो ज्वार की जो संकर प्रजाति होती है वो अधिक समय में पकती है, इसको आप याद रखेंगे। नॉर्मल कंडीशन से अधिक समय पकती है। संकर ज्वार का प्रमुख कीट कौन सा है? तो संकर ज्वार का जो प्रमुख कीट है आपको मालूम होगा, ईयरमीज। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा हमारे गले में प्रॉब्लम है, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, आवाज़ समझ में आ जाएगी होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित बाली रोग अधिक लगता है? तो हरित बाली रोग बाजरा का है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग अधिक लगता है, हो गया। अगला क्वेश्चन है, गृह वाटिका के लिए मिर्च की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है?
क्वेश्चन नंबर 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, चंचल, बहुत बार पूछा गया है। चंचल गृहवाटिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा डाइलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पूसा लाल किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर 74 प्याज की प्रजाति है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में निफाज सफ़ेद ये भी प्याज की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सब्जी मटर की शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है? इसको आप याद रखेंगे आर्किल। आर्किल बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रचना एवं KPMR 400 किसकी प्रजाति हैं? ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब ये प्रजातियाँ जो हैं मटर की हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अर्ली पटना किसकी प्रजाति है? तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो अर्ली पटना हमारा अर्ली पटना फूल गोभी की प्रजाति है। पटना बिहार की राजधानी है, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी की बीज उपज कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 3 से 4 कुंटल। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के फूल को धूप में से बचाने के लिए उसमें जानते होंगे ब्लांचिंग की जाती है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पात गोभी की बीज दर पर हेक्टेयर कितनी रखते हैं? तो इसको आप याद रखेंगे, ये लगभग 500 ग्राम रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में करेला की कल्याणपुर बारहमासी एवं कल्याणपुर सोना प्रजाति कहाँ से विकसित किए गए? बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें लगता है कि आप लोगों को पता भी होगा। ये आपके कल्याणपुर कानपुर में पड़ता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मटर की रचना प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है? तो रचना भी आपको मालूम ही है, ये हमारा रचना जो कानपुर से ही विकसित की गई है भी रचना प्रजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है मूंग की MUM2 जो प्रजाति है ये कहाँ से विकसित की गई है? तो ये मेरठ से विकसित की गई है, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। मेरठ यूपी में है, आपको पता होगा। निम्नलिखित में अर्का हंसराज किसकी प्रजाति है? तो अर्का हंसराज आप लोगों को आइडिया होगा, ये खरबूजे की प्रजाति है अर्का हंसराज। निम्नलिखित में अर्ली 90s किसकी प्रजाति है? 86 नंबर क्वेश्चन है। अर्ली 90s जो है वो गाजर की प्रजाति है, इसको आप याद रखेंगे। गाजर की बीज दर कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 है, तो इसका 8 kg रखते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विटामिन ए का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? गाजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो टमाटर में विटामिन सी पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मटर की गृहवाटिका के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 90 है। तो आपको मालूम है अंगूर लता, अंगूर लता टमाटर की गृहवाटिका के लिए बहुत फेमस प्रजाति है। अगला टमाटर की गृहवाटिका के लिए तो हो ही गया। अगला निम्न में आज़ाद क्रांति किसकी प्रजाति है? 91 आपको मालूम है बैगन की प्रजाति है, काफ़ी पूछी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। निम्न में अंगूर लता किसकी प्रजाति है? अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 ऊंची पहाड़ियों पर उगाने के लिए सेब की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? 93 इसका ए ऑप्शन सही है। गोल्डन डेलिशियस को ऊंची पहाड़ियों के लिए सबसे अच्छा प्रजाति माना जाता है। अगला लीची का पौध लगाने के लगभग कितने वर्ष बाद फल देना प्रारंभ कर देता है? तो ये वर्ष की बात पूछा गया कि जब हम उसकी प्लांटिंग कर देते हैं तो उसके कितने वर्ष के बाद जो है लीची में फल आने प्रारंभ हो जाते हैं? तो लगभग 4 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला केले का पौध लगाने के लगभग कितने वर्ष के बाद फल देना प्रारंभ करता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वर्ष नहीं लिखा है, शायद माह लिखा है। तो ये लगभग 1 वर्ष 12 से 14 माह में फल देना प्रारंभ कर देता है। मक्का में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मक्के में 2m = 20 होता है। और ज्वार में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसको आप याद रखेंगे, ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या भी ज्वार में भी 20 ही होता है, 2m बराबर। जौ में अगर हम बात करें, जौ में 14 गुणसूत्र होते हैं। ज्वार के बाद बाजरे में कितने? ज्वार हो गया
बाजरे में कितने गुणसूत्र होते हैं? 98, क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में इसका बाजरे में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। अगले क्वेश्चन पर गन्ने में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका आंसर 80 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है देसी चने में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 2n बराबर 16। तो आज का ये 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो बनाया है इसको अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।